और खबर अब ग्रेटर नोएडा से है, जहां इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पर एटीएस ने छापेमारी की है। टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने कंपनी के दस्तावेज खंगाले हैं। औद्योगिक सेंटर 5 पहुंची थी एटीएस की टीम। प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने का मामला है ये, और टीम ने 2 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। बता दें कि एटीएस ने कंपनी के सीसीटीवी को भी कब्जे में लिया है। टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का भी आरोप लगा है। वही प्रिंटिंग प्रेस लगाकर भड़काऊ सामग्री प्रकाशन का ये काम हो रहा था और विदेश से 11 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पर एटीएस ने छापेमारी की है। टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने कंपनी के दस्तावेज खंगाले हैं। बता दें आपको कि औद्योगिक सेक्टर 5 एटीएस की टीम पहुंची थी और प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने का यह मामला सामने आया है। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पर एटीएस ने छापेमारी की है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा के साइट 5 जो औद्योगिक सेक्टर है उसके अंदर ये इस कंपनी का संचालन पिछले काफी दिनों से किया जा रहा था और दिल्ली निवासी एक शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया था जो इस कंपनी का संचालक है। इस कंपनी द्वारा की प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए कुछ ऐसे प्रकाशन सामग्री एटीएस को मिली थी जो भड़काऊ चीजें उसमें छापी गई थी। उसी को लेकर जांच आगे बढ़ी और इसी महीने की 7 तारीख को एटीएस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस कंपनी को सील कर दिया था। उसके बाद इस कंपनी को लेकर जीएसटी विभाग द्वारा भी जांच की गई और जीएसटी ने इसका पंजीकरण निरस्त कर दिया और इसके साथ में कई और सेल कंपनियों के साथ कारोबार होने की बात भी सामने आई है। ये सारे मामले सामने होने के बाद दोबारा से एटीएस की टीम ने 2 घंटे के आसपास यहाँ छापेमारी की और कंपनी के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। उसके अलावा जो डीवीआर है, डीवीआर को अपने साथ ले गई और जो कर्मचारी इस कंपनी के अंदर काम करते थे, जो गिरफ्तार आरोपी के करीबी रहे हैं, उन तमाम कर्मचारियों से भी 2 घंटे के आसपास पूछताछ की गई है। टेरर फंडिंग का जो एंगल है वो भी इसमें जुड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जो बैंक खाते हैं उनमें विदेशों से पैसे आए, 11 करोड़ रुपए के लेन देन का अभी तक एटीएस की जांच में खुलासा हो पाया है। इसके अलावा इस कंपनी से जुड़े हुए अन्य जो लोग हैं उनके नेटवर्क को भी एटीएस खंगाल रही है। देश के अलग अलग इलाकों में गिरफ्तार आरोपी के सहयोगी या फोन कॉल पर वो किस किस से बात कर रहा था, इस तरीके से भड़काऊ सामग्री छापने के पीछे क्या मकसद था, इन तमाम सवालों के जवाब एटीएस की टीम खंगाल रही है लगातार। फिलहाल कंपनी को सील कर दिया है तमाम दस्तावेज और वहां से सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर लेने के बाद जिन कर्मचारियों से बयान लिए गए उसके बारे में कि किस तरीके की हरकत रहा करती थी, कौन कौन लोग मिलने आया करते थे और जिस तरीके की भड़काऊ सामग्री यहाँ पर छापी गई है उसको कहाँ भेजा जाता था, इन तमाम जवाबों के मिलने के बाद अब उन जगहों पर एटीएस की टीम छापेमारी करेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द होने की संभावना मानी जा रही है। और माना यह भी जा रहा है कि देश के कई राज्यों में इस तरीके की सामग्री को पहुंचाने का काम इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था और फिलहाल पूरे नेटवर्क को लेकर एटीएस की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, और प्रिंटिंग प्रेस का भी अमित ये लोग इस्तेमाल करते थे, उसमें भड़काऊ सामग्री प्रकाशित होती थी। साथ ही साथ टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी, जिस तरह से आपने भी कनेक्शन का जिक्र किया, टेरर फंडिंग का जिक्र किया, आखिर कब से ये चल रहा था और ये कंपनी कितनी पुरानी है, इसको लेकर भी एक बार जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस कंपनी की अगर बात की जाए तो पिछले 3 साल के आसपास से इस कंपनी का संचालन यहाँ पर किया जा रहा था और टेरर फंडिंग में जिस तरीके से विदेशों से पैसे आए या इस कंपनी का नाम इस्तांबुल इंटरनेशनल प्रेस रखा गया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि विदेशी कनेक्शन है और कई ऐसे देश जहाँ आतंक पनपता है उन देशों के संपर्क में ये रहा होगा और पैसा इन जिन खातों में भी 11 करोड़ रुपए आने की बात सामने आई है। इसके अलावा और कौन कौन से बैंक खाते हैं जिनके अंदर पैसा आया है, उन बैंक खातों के बारे में भी बातचीत एटीएस की तरफ से की गई है और कंपनी के जो कर्मचारियों से पूछताछ की गई है उनसे ये भी पूछा गया है कि जो बैंक खाते इस कंपनी के नाम है उसके अलावा और कौन कौन से बैंक खाते यूज किए जाते थे, जो पैसा कंपनी के अंदर आया वो किन किन के बैंक खातों में दिया गया, भड़काऊ सामग्री को किस माध्यम से किन किन राज्यों में भेजा जाता था। तो तमाम जो सवाल हैं वो फिलहाल अभी एटीएस के सामने है। एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको इस कंपनी का संचालक बताया जा रहा है और कंपनी चलाने से पहले जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी भी की गई थी। जीएसटी नंबर यहाँ पर लिया गया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से तमाम
एनओसी ली गई, फायर एनओसी ली गई और उसके बाद इस प्रेस का संचालन यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन एटीएस की जांच में जो भड़काऊ सामग्री है वो जब सामने आई, उसके बाद जांच की गई और जांच करने के बाद फिलहाल इस फैक्ट्री पर छापेमारी करने के बाद अब इसको सील कर दिया है। आरोपी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कई नए सुराग इस 2 घंटे की पूछताछ में एटीएस को मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कई लोगों के आने जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो लोग इस कंपनी में आया जाया करते थे, अब वो सीधे तौर पर एटीएस की रडार पर हैं और जिन जिन राज्यों में इन सामग्री प्रकाशन को भेजा गया था, किन किन लोगों को भेजा गया था, वो तमाम बिल्कुल, लोग यानी कि ATS के सारे कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं और जांच एजेंसी जो है वो हर पहलू से जांच कर रही है। अमित, हमारे साथ बने रहिए, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।